Welcome students, this is session 8 of chapter 2 of economics. Previously in this chapter we have studied about the need of economic planning in India, types of planning. The first one is directive and second one is comprehensive. After that we will discuss about the types of economy, and after that we will discuss about the long term plan and short term plan, difference between the long term plan and short term plan. After that the objectives of long term and short term plans, and after that our next topic is success or achievements of planning, that what are the achievements of 5-year planning in India. Previously we have discussed I think 4 points related to that topic. The first one is increase in national income. What kind of changes is going to be happen after implementing the first 5-year plan? What was the changes in national income? We have already discussed. After that, what kind of changes in per capita income? We have already discussed. And after that, our third point is investment and savings. We have already discussed about the investment and saving. And after that, our fourth point is institutional, and fourth point is institutional and technical changes in agriculture sector. In this point we have two reforms. The first one is land reform, and second one is technical reform. So let's start with our first point, that is our land reform. So before starting this topic, we must know about that what is land reform. देखिए land reform ये नाम से ही पता चलता है, that is land means what, भूमि, that is land, and reform means सुधार. अब देखिए किस तरह के चेंजेस लाए गए लैंड में, किस तरह के चेंजेस लाए गए, किस तरह से हरासमेंट हो रहे थे उस ये ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन इन इंडिया. What kind of harassment will be faced by the Indian farmers during that period of time? That is, the first one is जमींदारी सिस्टम, second one is ड्योतवाड़ी, and third one is मालवाड़ी. ये सारा सिस्टम इम्पोज किया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा. और किस लिए, क्योंकि हेवी टैक्सेस को और क्या करना, हेवी टैक्सेस को ड्रेन करना, हेवी टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स का इंडिया में था वो क्या हो, और भी स्ट्रांग हो. तो लैंड रिफॉर्म में अगर देखा जाए तो भूमि सुधार में कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लिए गए थे, है कि नहीं, कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स लिए गए थे जिससे कि लैंड रिफॉर्म को और भी बेहतर बनाया जा सके. उसमें फर्स्ट पॉइंट आया आपका एबोलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम इन इंडिया. यानी कि अब जो जमींदारी सिस्टम थी, यानी कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि बहुत सारे पीस ऑफ लैंड के जो ऑनर होते थे, अब ये क्या हुआ, अब ये एबोलिश होने लगा. अब गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं देना पड़ता था. दूसरा क्या है, टीलर ऑफ द सॉइल. टीलर ऑफ द सॉइल. टीलर मीन्स व्हाट, टीलर मीन्स दोज हु आर प्लगिंग द क्रॉप्स इनसाइड द फील्ड. टीलर मीन्स अगर डायरेक्टली अगर इसको बोला जाए तो फार्मर. ओके अब देखिए ये जो हमारा टीलर ऑफ द सॉइल है, इनका अपना पार्टिकुलर क्या होता था, इनका अपना पार्टिकुलर अधिकार किसी भी पार्टिकुलर लैंड पे नहीं होता था. ये लोग दूसरे के लैंड पे काम करते थे, है कि नहीं. और टीलर ऑफ द सॉइल को होल ऑथोरिटी नहीं होता था लैंड का, है कि नहीं. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जो कि इसका लैंड सेलिंग है उसको मैं आगे और भी इलेबोरेट करूंगा. और दूसरा प्रॉब्लम था कि फार्मर्स के पास इतने कैपिटल नहीं हो पाते थे, इतने पूंजी वो लोग रेज नहीं कर पाते थे जिससे कि फर्दर प्रोडक्शन वो और कर सके. देन दीज आर द हर्डल्स बोले या फिर दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वेर फेस्ड बाय द इंडियन फार्मर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम.
तो लैंड रिफॉर्म में हमने क्या देखा कि एबोलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, फिर उसके बाद फार्मर्स को कैपिटल रेज करने के लिए, चूंकि पहले क्या होते थे, पहले जमींदार पे ये लोग टोटली डिपेंडेंट होते थे कि जमींदार अगर हमें पैसा देंगे तो हम फर्दर इसका और भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और नहीं तो ये लोग मनी लेंडर के पास जाते थे फॉर रेजिंग द मनी, रेजिंग द कैपिटल्स. आफ्टर दैट farmers don't have sufficient capital for the further production. After that our next topic is that is land selling. देखिए लैंड रिफॉर्म में ही एक और टॉपिक आया लैंड सेलिंग का. अब देखिए लैंड सेलिंग क्या होता है. लैंड सेलिंग में इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर दिया कि इतने पार्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड से ज्यादा अब किसी के भी पास नहीं होना चाहिए. अगर ज्यादा, अगर जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इससे ज्यादा किसी के पास भी लैंड नहीं होना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने तो क्या किया, गवर्नमेंट ने तो अपना पॉलिसी डाल दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है. तो इम्प्लीमेंट करने के समय गवर्नमेंट ने जो लैंड सीलिंग का प्रपोजल आया, इसमें एक पार्टिकुलर लैंड से ज्यादा, यानी कि एक एरिया ऑफ लैंड है कि नहीं, एक एग्जैक्ट उसका पार्टिकुलर एरिया कि 5 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं रखना है. गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया था उसके तहत अगर जिसके पास भी इससे ज्यादा लैंड होता था उसको हम लोग क्या काउंट करते थे, सरप्लस में. ओके, सरप्लस. अब सरप्लस मींस क्या, जो हमारा जैसे सरप्लस हम बताए थे कि जो हमारा जैसे मान लीजिए जितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के अनुमान के बावजूद भी अगर जैसे हमारा ज्यादा प्रॉफिट आ गया, दैट इज आवर सरप्लस. तो जो सरप्लस लैंड बचता था उसको गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको गवर्नमेंट ले लेती थी. तो ये जो लैंड सेलिंग का जो प्रपोजल आया था, इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर द इंडियन स्टेट्स. बस दो स्टेट इस चीज को बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट किया था अपने स्टेट में. द फर्स्ट वन इज केरला एंड सेकेंड वन इज वेस्ट बंगाल. अब ये दो जो स्टेट थे, इन्होंने लैंड सीलिंग का जो प्रपोजल जो कि गवर्नमेंट ने लाया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया. और फर्दर जो भी इसमें जो लैंड बचता था, अब किसी एक पार्टिकुलर हैंड में ये लैंड ना रह करके अब क्या हो रहा था, और भी अलग अलग गवर्नमेंट ने चूंकि इसको इम्पोज किया था कि लैंड सेलिंग में एक पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को छोड़ करके, है कि नहीं, जैसे 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको उनसे फ्री कर देती थी. नेक्स्ट है हमारा हर्डल्स दैट फेस इन लैंड रिफॉर्म्स. अब देखिए किस तरह के हर्डल फेस किए गए थे, किस तरह की बाधाएं फेस की गई थी ड्यूरिंग लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. द फर्स्ट वन इज, अब देखिए जमींदार जो कि जिनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड था, तो वो क्या कर रहे थे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि उनका लैंड जो है अब और भी किसी दूसरे हैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, है कि नहीं. तो पहला तो हर्डल आए जमींदार लोग जो कि ये दूसरे को ये नहीं दे रहे थे. फिर द नेक्स्ट वन इज, जो भी अब इसका उन्होंने अल्टरनेट सिस्टम निकाला, क्योंकि अब ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था, लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था, वो लोग बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे जमींदार लोग, तो वो लोग इस चीज को, रूल को फॉलो करने में बहुत ज्यादा डिले कर रहे थे, है कि नहीं. और थर्ड था इसका कि जो भी जमींदार, अब जैसे मान लीजिए एक जमींदार है, उनके और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, उनके पास बहुत पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, तो अब वो एक अपने पास ना रख करके अब वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन देयर फैमिली मेंबर्स. जो भी उनके फैमिली मेंबर्स है उनके नाम पर ये इंपोज कर दे रहे थे कि हाँ भाई आप ले लीजिए सबके नाम पे. देन दीज आर द हर्डल्स ऑफ लैंड सीलिंग इन इंडिया. नेक्स्ट वन इज, our fifth point is growth and diversification of industries. अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया, एक क्या है ग्रोथ और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन. अब देखिए ग्रोथ मीन्स क्या, जब हमारा, और ग्रोथ कहाँ पे, हमारे इंडस्ट्रीज में. तो ग्रोथ मीन्स क्या, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू बी हाइट. अगर जब नंबर ऑफ इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये क्या है, हमारा ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में. अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट में जो है इन फर्स्ट ईयर प्लान में उसमें 7% का इंक्रीमेंट हुआ था, 7% का
इंक्रीमेंट हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। 7% का इंक्रीमेंट हुआ था कब? हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है हमारा 7% का इंक्रीमेंट हुआ था किसमें? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मींस क्या होता है? वी ऑल नो दैट टू काइंड्स ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, द फर्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर गुड्स। तो जब डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अब कैपिटल का अलग होगा और कंज्यूमर का अलग होगा। अब देखिए कैपिटल गुड्स में क्या आता है हमारा? कैपिटल गुड्स में हमारा आता है क्या? कैपिटल गुड्स में दोज इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूस्ड मशीन्स, ये कैपिटल गुड्स में आ गया। दूसरा हमारा क्या हुआ? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, अब कंज्यूमर गुड्स में वी हैव सो मेनी थिंग्स। सो कैपिटल गुड्स at that period of time during first 5 year plan there was a drastic change in industry sector also। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है 10th लार्जेस्ट हैविंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड का 10वां कंट्री है इंडिया जिसके पास इंडस्ट्रीज काफी है। ओके तो कैपिटल गुड्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पे अब क्या होने लगा? मशीन्स भी प्रोड्यूस होने लगा। और कंज्यूमर गुड्स वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू आवर कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज our next point is economic and social infrastructure। okay so इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक समझ रहे हैं, सोशल समाज से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हम लोग समझ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या क्या चीज है, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें तो अगर इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो है हमारा, अब जैसे मान लीजिए जैसे लिटरेसी है कि नहीं? ये इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो किसको प्रमोट किया जाता है? 5 ईयर प्लान में वी हैव सो मेनी थिंग्स। पहला अगर हमारा आता है तो उसमें क्या आता है? लिटरेसी। सेकेंड वन इज हेल्थ, लिटरेसी और एजुकेशन व्हाटएवर। सेकेंड वन इज हेल्थ। थर्ड वन इज सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी व्हाटएवर, इलेक्ट्रिसिटी। सो देखिए इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का डेवलपमेंट किया गया। अब देखिए लिटरेसी रेट में अगर देखेंगे तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इंडिया का लिटरेसी बहुत ही क्या था? पुअर था। उस समय लोगों के पास प्रॉपर दे डोंट इवन हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन। उस समय स्कूल्स नहीं थे, उस समय एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं खोले गए थे। तो अब देखिए सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे तो लिटरेसी पे ध्यान दिया गया, हेल्थ पे ध्यान दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दिया गया। अगर डेटा देखेंगे अगर हम लोग तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर देखेंगे ड्यूरिंग 1950 तो इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्यूरिंग 950 तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन हो रहा था दैट इज ओनली 2300 मेगावाट। कब? ड्यूरिंग 1951। बट नाउअडेज it is 3,56,100 megawatt। then it is a huge difference। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या हो गया, पहले अगर हम लोग देखें इन 1991 तो उस समय कितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी? ओनली 2300 मेगावाट। बट नाउअडेज वी आर प्रोड्यूसिंग 3,56,100 megawatt। आफ्टर दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो at that period of time it means that that is during
during colonial period, life expectancy was in India, that is only 32 years during 1950 or 49 to 50 whatever, but nowadays it is 65 years. If death rate, as we compare to the death rate, at that period of time death rate was 27 per thousand, but nowadays it is only 6.7 per thousand. अगर डेथ रेट देखें तो उस समय क्या था कि 1000 में से 27 लोग मर जाते थे, बट ये अब बहुत ही रिड्यूस हो गया है एंड इट रिड्यूस अंडर एंड इट कम्स अंडर ओनली 6.4%. एंड नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट. 12th ईयर प्लान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के सेटअप के कारण हमारा एम्प्लॉयमेंट भी और क्या हुआ, बहुत ज्यादा हाई हुआ. आफ्टर दैट इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड का एक डेटा अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे मैंने नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दिया है. इंटरनेशनल ट्रेड अगर देखिएगा ड्यूरिंग 1950 के समय तो इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बस इतना था, ओनली 730 करोड़. और ये क्यों था? क्योंकि उस समय इंटरनेशनल ट्रेड हमारा सिर्फ किसके द्वारा हो रहा था, ब्रिटिशर्स के साथ ही, है कि नहीं. तो ये 1950 में तो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया ही था. इसका डेटा आप लिख लीजिए 1949 के आसपास. ओके, तो ये हमारा कितना था इंटरनेशनल ट्रेड, ओनली 730. बट नाउअडेज अगर देखा जाए 2018, 2019, 2018, 2019 का, तो ये जो है आई थिंक इट्स अराउंड 4,31,700 समथिंग, 720 अप्रॉक्स में है. तो ये देखिए ये क्या है 2018-19 का जो ये अगर ग्राफ है तो ये देख सकते हैं कि कितना, क्योंकि उस समय हमारा ट्रेडिंग पॉलिसी किसके द्वारा सिर्फ चल रहा था, ओनली विद द ब्रिटिशर्स. बट नाउअडेज वी आर डीलिंग विद द होल कंट्री, इजंट इट. तो अब हमारे पास क्या है, WTO भी है, बहुत सारे ये ग्लोबल लेवल के और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. देन दीज आर द अचीवमेंट्स और सक्सेस ऑफ प्लानिंग. जब इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग को लाया गया तो ये बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें इंडिया को क्या हुआ, और भी ग्रोथ हुआ, और इंडिया अपने टारगेट को भी अचीव किया, या फिर फर्दर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इन लोगों ने प्लान भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स you may ask through the doubt clearance class. If you want then I will repeat it once again. सक्सेसफुल में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने क्या देखा कि टीलर ऑफ द सॉइल, टीलर ऑफ द सॉइल. टीलर मींस कौन, जो वहां पे प्लगिंग करते थे, यानी कि दोज हु आर वर्किंग इन दैट पार्टिकुलर पीस ऑफ फील्ड, they were known as the tiller of the soil. And thriller of the soil, those who were the owner of that particular soil, as like to the जमींदार. जो जमींदार थे उनको थ्रिलर बोला जाता था. तो ये क्या है हमारा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के इंस्टीट्यूशनल्स और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स आया था, टेक्निकल रिफॉर्म्स आया था, इंस्टीट्यूशन. अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं इंडिया में. हमारे बगल में भी हमने पहले भी एग्जांपल दिया था कि समस्तीपुर में अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे एक क्या है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, दैट इज पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, है कि नहीं. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इसमें देखिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम बताते हैं कि HYV सीड्स का इसमें इंप्लीमेंट किया गया, जिससे कि हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स को डाला गया, है कि नहीं. देन दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स you may ask through the doubt clearance class. Up to stay home, stay safe. Thank you.